नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी महान पार्श्व गायक थे। उन्होंने 13 साल की उम्र में लाहौर में अपनी पहली प्रस्तुति दी। 1945 में फिल्म गांव की गोरी से बॉलीवुड में पदार्पण किया। एक सर्वे में उन्हें हिंदी सिनेमा की महानतम आवाज चुना गया। 40 साल के संगीत जीवन में कव्वाली, गजल, भजन, शास्त्रीय के साथ रोमांटिक और दुख भरे गीतों को अपनी पुरकशिश आवाज से सजाया। इसके साथ ही उन्होंने 25,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करवाए। 1967 में उन्हें पद्मश्री, 6 फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए आज इस वीडियो में मोहम्मद रफ़ी की जीवनी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर जिला पंजाब में हुआ था। रफ़ी ने कम उम्र से ही संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। बचपन में ही उनका परिवार ग्राम से लाहौर आ गया था। रफ़ी के बड़े भाई उनके लिए प्रेरणा के प्रमुख स्रोत थे। रफ़ी के बड़े भाई की अमृतसर में सैलून की दुकान थी और रफ़ी बचपन में इसी दुकान पर आकर बैठते थे। उनकी दुकान पर एक फकीर रोज आकर सूफी गाने सुनाता था। जब वे 7 साल के थे तो उन्हें इस फकीर की आवाज इतनी भाने लगी कि वे दिन भर उस फकीर का पीछा करके उसके गाए गीत सुना करते थे। जब फकीर अपना गाना बंद कर खाना खाने या आराम करने चला जाता था तो रफ़ी उनकी नकल कर गाने की कोशिश किया करते थे। वे उस फकीर के गाए गीत उसी की आवाज में गाने में इतने मशगूल हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है। कोई जब उनकी दुकान में बाल काटने आता था तो 7 साल के मोहम्मद रफ़ी से एक गाने की फरमाइश जरूर करता था। मोहम्मद रफ़ी ने बेगम विकलिस से विवाह किया था और उनकी 7 संतानें हुई, जिनमें 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में लाहौर में अपनी पहली प्रस्तुति दी, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। श्रोताओं में प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी थे, जिन्होंने रफ़ी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें फिल्मों में गाने के लिए बम्बई बुलाया। मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। 1945 में फिल्म गांव की गोरी से बॉलीवुड में पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने समाज को बदल डालो और जुगनू जैसी फिल्मों के लिए गाए। संगीतकार नौशाद ने होनहार गायक की क्षमता को पहचाना और फिल्म अनमोल घड़ी में रफ़ी से पहली बार एकल गाना तेरा खिलौना टूटा बालक और फिर फिल्म दिल लगी में इस दुनिया में आए दिलवालों गाना गवाया, जो बहुत ही सफल सिद्ध हुए। इसके बाद के वर्षों में रफ़ी की मांग बेहद बढ़ गई। वे तत्कालीन शीर्ष सितारों की सुनहरी आवाज थे। उनका महानतम गुण पर्दे पर उनके गाने पर होंठ हिलाने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज को ढालने की क्षमता थी। इस प्रकार लीडर में तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं गाते समय वह रूमानी दिलीप कुमार थे। प्यासा में ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है जैसे गानों में गुरुदत्त की आत्मा थे। फिल्म जंगली में या हूँ गाते हुए अदमय शम्मी कपूर थे और यहाँ तक कि प्यासा में तेल मालिश की पेशकश करने वाले शरारती जॉनी वॉकर भी थे। हिंदी फिल्म के प्रमुख समकालीन पार्श्व गायकों के साथ उनके युगल गीत भी उतने ही यादगार और लोकप्रिय हैं। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया है, जिनमें विभिन्न मनोभावों और शैलियों की झलक है। उनके गीतों के खजाने में फिल्म कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचे रे और बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले जैसे शास्त्रीय गीत, फिल्म दुलारी की सुनहरी रात ढल चुकी तथा चौदहवीं का चांद जैसे गजलें। 1965 की फिल्म सिकंदर ए आजम से जहां डाल डाल पर हकीकत से
कर चले हम फिदा तथा लीडर से अपनी आज़ादी को हम जैसे आत्मा को झंझोड़ने वाले देशभक्ति गीत और तीसरी मंजिल का रॉक एंड रोल से प्रभावित आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे हल्के फुल्के गाने शामिल हैं। उन्होंने अंतिम गाना 1980 की फिल्म आसपास के लिए तू कहीं आसपास है ए दोस्त गाया था। मोहम्मद रफी मुहर्रम की 10 तारीख तक गाना नहीं गाते थे। रमजान में भी गाना तो बंद नहीं करते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग दोपहर से पहले कर लिया करते थे। मोहम्मद रफी पक्के मजहबी थे। नमाज के साथ दूसरे अरकान के लिए वो वक्त निकाल लेते थे। 1960 के दशक में रियलिटी विवाद के चलते लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी के साथ युगल गीत गाना बंद कर दिया था। दोनों गायकों ने 2-3 वर्षों तक एक साथ काम नहीं किया। इस अवधि में लता ने महेंद्र कपूर के साथ गाना शुरू किया, जबकि मोहम्मद रफी ने सुमन कल्याणपुरी के साथ गाना शुरू किया। लता रॉयल्टी का भुगतान किए जाने के पक्ष में थी और इस विषय को निर्माताओं के समक्ष उठाया था। उन्हें उम्मीद थी कि रॉयल्टी भुगतान पर रफी उनका समर्थन करेंगे, जो उचित था, परंतु रफी ने उनका समर्थन नहीं किया। रॉयल्टी भुगतान मुद्दे के बाद संगीत निर्देशक जयकिशन ने दोनों के बीच के विवादों को खत्म करने की कोशिश की। 25 सितंबर 2012 को द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में लता ने दावा किया कि रफी ने उन्हें एक लिखित क्षमा याचना भेजी थी। हालांकि शहीद रफी ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि यह मेरे पिता के प्रतिष्ठा के खिलाफ है। 11 जून 1977 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता मंगेशकर की प्रविशिष्ट पर टिप्पणी करते हुए रफी एक बार फिर विवादों में आए। रफी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक पत्र लिखते हुए चुनौती दी कि लता मंगेशकर ने उनसे कम गाने रिकॉर्डिंग की हैं। लेकिन रफी की मृत्यु के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे स्पष्ट कर दिया कि सर्वाधिक रिकॉर्डिंग के लिए लता मंगेशकर का नाम दिया गया था, जिसके चलते वर्ष 1991 में रफी और लता की प्रविष्टियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से हटा दिया गया। भारत सरकार ने रफी को 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा वे 6 फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए। आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी का 24 दिसंबर 2017 को 93वें जन्मदिन के मौके पर गूगल ने अपना खास डूगल बनाकर उन्हें समर्पित किया था। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गायक मोहम्मद रफी के लिए ये डूगल बम्बई में रहने वाले इलस्ट्रेटर साजिद शेख ने बनाया था। इस डूगल में मोहम्मद रफी साहब को स्टूडियो में किसी गाने की रिकॉर्डिंग करते दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ पर्दे पर उसे अभिनेत्री तथा अभिनेता दोहरा रहे हैं। मोहम्मद रफी जी की मृत्यु 30 जुलाई 1980 को हुई थी। रफी जी का अंतिम संस्कार बम्बई में ही हुआ था। तेज बारिश के बावजूद इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी और उसी रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा बाद में एक हिंदी फिल्म में इस्तेमाल किया गया। ये मुंबई में अब तक का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार जुलूसों में से एक था, जिसमें 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।